वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और इसके में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो ऑप्शन थे, जो मेनली आपको प्रीवियस ईयर्स बुक्स में मिलेंगे और कई सारे बुक्स में मिलते हैं, कि 3W की जगह उन्होंने 4W दिया हुआ है। और कई बुक्स में तो मैंने ये भी देखा है कि 4W को जस्टिफाई भी किया है, जो कि सही नहीं है। और कुछ सोर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको 3W मिलेगा। होता क्या है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट पेपर से नहीं, पुराने जो पेपर थे इसमें हम लोग देखे हैं कि ये क्वेश्चन जो ESC 1998 में आया था, तो ये पेपर एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जिसने भी कॉपी किया होगा उससे मिसप्रिंट होके 3W की जगह 4W हो गया। वही कॉपी होते आ रहा है सब जगह पे, ये सब एक दूसरे से कॉपीड होते हैं। ठीक है, इसलिए पुराने क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर जल्दी मिलते नहीं, तो वहां से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे 4W था, बट जो करेक्ट है वो 3W होगा। तो आइए पढ़ते हैं उसका कुछ जस्टिफिकेशन, देखते हैं कि क्यों होगा ऐसा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है, वेइंग W। ठीक है, उसका वेट कितना है, दैट इज W, फ्लोट्स विथ इट एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन अ लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी 4। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉर्क है वो किस पोजीशन में फ्लोट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, कॉर्क है। कॉर्क क्या होगा, कॉर्क सिंपली सिलेंड्रिकल पीस होगा। कॉर्क कैसे होगा, मान के चलेंगे सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पीस कॉर्क ऐसे ही होता है वो। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ उस लिक्विड की 4। अब कह रहा है बाय एंकरिंग द बॉटम द कॉर्क पीस इज मेड टू फ्लोट इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब उसकी एक्सिस क्या है, वर्टिकल कर दी है, और वो भी हम लोग ने नीचे से एक एंकर लगाया है। ठीक है, अब वो पूछा कि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एंकरिंग वुड बी। तो अभी भले ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं अभी इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे, क्या मतलब है एंकरिंग का, क्या मतलब है न्यूट्रल पोजीशन का, क्या मतलब है एक्सिस वर्टिकल का, क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल का, क्या मतलब है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब जैसे वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। तो स्टेबिलिटी, ऑफ बॉडी कैन फ्लोट इन अ लिक्विड और गैस इन स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन पोजीशंस होती है, एक तो स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल होती है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ये आप देख रहे हैं फिगर, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो आपका CB है, CB को क्या बोला है, दैट इज सेंटर ऑफ बायोन्सी है। मैं ये सारे टर्म बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये डिटेल डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। बस हम यहाँ पे जो टर्म डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए कि कैसे हुआ ये। तो G हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और CB जो है वो सेंटर ऑफ बायोन्सी है। तो आप देख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोल रहा है कि अगर जो CB है, ठीक है, ये ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नीचे क्यों है, क्योंकि ये जो भी आपका एक मान लीजिए कोई रॉड है, उसके नीचे की तरफ अगर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिधर मास ज्यादा कंसेंट्रेट होता है उस तरफ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, जिधर ज्यादा मास होगा, तो इधर मास कंसेंट्रेट है तो G इधर आ गया। और सेंटर ऑफ बायोन्सी हम मान के चलते इसका ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट केस में। अब हम लोग ने डी स्टेबलाइजेशन, ये हमारा था इस जगह पे पोजीशन था, अब हम लोग ने एक डी स्टेबलाइजिंग कपल दिया कि इसको मूव करने के लिए हमने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर दिया, हमने इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया कि थोड़ा सा इसको पकड़ा और इधर घुमा दिया। तो अब जब हम लोग ने इधर घुमाया तो इस पोजीशन में होगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो mg एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, उसका क्या है, जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। और सेंटर ऑफ बायोन्सी पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो अपवर्ड होगी। तो इसमें दिख रहा है कि जब आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव किया था, तो ये वापस मूव होके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। रेजिस्टिंग टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसमें देख रहे हैं कि स्टेबलाइजिंग जो कपल मूवमेंट लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि वापस अपने स्टेबल पोजीशन पे आ जा रहा है। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं। अब केस में हमने क्या देखा कि जो CB है, सेंटर ऑफ बायोन्सी है, वो नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट ऊपर हो गया, अपोजिट, जैसे इसमें आप ऊपर की तरफ मास हो गया तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर हम लोग वही कर रहे हैं, एक डी स्टेबलाइजिंग हम लोग ने कपल लगाया। ठीक है, यहाँ पे मूव किया, इस डायरेक्शन में हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया। जब इसको रोटेट करते हैं तो G क्या है, G पे अभी भी डाउनवर्ड
एक्टिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, mg। और सेंटर ऑफ बायंसी पे क्या हो जाएगा, बायन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। तो ये दिख रहा है कपल कैसे बन रहा है, इस टाइप का कपल बन रहा है, और हमने रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में दिया था। तो ये और अनस्टेबल है, मतलब ये वापस अपने पोजीशन में नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा स्टेबल अनस्टेबल में। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वापस न्यू पोजीशन पे चला जाएगा, अनस्टेबल रहेगा। फिर इसके बाद आप देखते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आपका जो मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे कंसंट्रेटेड नहीं किसी एंड पे, जिसकी वजह से जी और सी बी एक पॉइंट पे। और ये होता कैसे है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ द वेट इज रिमूव, ठीक है, वेट हमने रिमूव कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा वेट था, द बार इज मेड हैवी इनफ टू बिकम कंप्लीटली सबमर्ज। बार को थोड़ा सा हैवी करते हैं ताकि वो बार कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, सो दैट वेट एंड द बायंट फोर्स आर बैलेंस, जिसकी वजह से जो वेट है डाउनवर्ड ऐड करा, बायंट फोर्स वो बैलेंस हो जाए, देन इट सेंटर ग्रेविटी एंड सेंटर बायंसी विल कोइंसाइड। ठीक है, और ये बोला देखिए कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए। एनी रोटेशन ऑफ द बार विल कॉज टू रिमेन इन न्यू फाउंड पोजीशन। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो उसी पोजीशन पे, जैसे पहले इस पोजीशन पे था, अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो देखेंगे जी नीचे ऐड कर रही है और सेंटर बायंसी ऊपर ऐड कर रही है। तो इसकी वजह से होगा क्या हमारा कि इसी न्यू पोजीशन में बना रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें कंप्लीटली सबमर्ज करना होगा इनसाइड द लिक्विड हैवी इनफ टू कंप्लीटली सबमर्ज इन द लिक्विड। ठीक है, जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा उस केस में हमें सेंटर ऑफ बायंसी और जी एक पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फ्री फ्लोटिंग कंडीशन देखनी है, रिलेटिव डेंसिटी 4 विद एक्सिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल एन ऑब्जेक्ट होली और पार्शियली इमर्ज्ड इन फ्लूइड विल बी सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और वो बराबर किसको होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट हैज डिस्प्लेस्ड। वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर आप पानी में कोई वेट ले जाते हैं और उसको एयर में वेट करते हैं, जो उसका एक्चुअल वेट होता है उससे हल्का लगता है। तो जब आप पानी में कोई वेट, जैसे मैंने ये वेट हमने डुबोया पानी में, ओरिजिनली इसका जो लिक्विड का सरफेस था वो नीचे वाला था, ठीक है, दिस वन, बट हमने इसको डुबोया तो यहाँ से क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, यहाँ से वॉल्यूम खाली होकर जो हमारा सॉलिड वो वॉल्यूम लेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका लेवल ऊपर चला गया। ठीक है, ये जो डैश लाइंस है, ये लाइन इतना ऊपर चला गया। अब जब ये अंदर जाएगा पानी के तो नीचे डाउनवर्ड उसका वेट ऐड कर रहा होगा W डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक अपवर्ड फोर्स लगेगा या बायोंट फोर्स लगेगा, वो होगा अपथ्रस्ट। और वो क्या होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, कितना लिक्विड ये डिस्प्लेस किया है उसके बराबर यू अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। यहाँ पे स्केल पे रीडिंग क्या आएगी, W माइनस यू। एक्चुअल हमारा W होता है पर वो अपवर्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट लग रहा है उतना माइनस कर देंगे, इसलिए हमें वेट हल्का लगेगा। तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इट वेट एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसमें जो डाउनवर्ड ऐड कर रहा होगा W और अपवर्ड ऐड कर रहा होगा अपथ्रस्ट। तो ये फ्लोटिंग कंडीशन तभी फ्लोट करेगा जब वो बैलेंस है। नहीं, अगर फ्लोटिंग कंडीशन अगर नहीं है, मान लीजिए इसमें आपने कुछ डाला तो डाउनवर्ड अगर फोर्स W ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, पानी में डूबते डूबते नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होगा, जब बैलेंस होगा तो उसी में वो फ्लोट करता रहेगा। तो फ्लोटिंग कंडीशन में हमारी कंडीशन क्या हो गई कि वेट जो है बॉडी का वो बराबर किसके हो जाएगा, अपथ्रस्ट के। और अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, कितना उसने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो ये हम लोग ने थोड़ा सा देख लिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब आते हैं हम लोग फिगर के ऊपर, थोड़ा सा फिगर आप देखेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा कुछ और अच्छा टॉपिक देख लेते हैं इसी में कंटिन्यूएशन में कि कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। ठीक है, आपने कोई वेट लिया सब्सटेंस का, उसका W1 वेट है एयर में और W2 क्या वेट ऑफ सब्सटेंस मैटर इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। और जो कंप्लीटली इमर्ज मतलब पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, ये केस है कंप्लीटली डूबा, तो W2 है। तो अपेरेंट वेट लॉस कितना हुआ ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया वही अपेरेंट लॉस होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं W माइनस यू, अपेरेंट लॉस इतना ही लॉस हुआ वेट का। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, के लिए पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड है तो जितना इस सरफेस का या इस बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वो वॉल्यूम वाटर का भी डिस्प्लेस करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है वेट ऑफ बॉडी इन द वाटर डिवाइडेड बाय अपेरेंट लॉस इन वेट इन वाटर। वाटर में आपका कितना अपेरेंट लॉस हुआ, तो आरडी ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे सॉलिड अगर है तो W1
और डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। फॉर एग्जांपल एक आपने पीस ऑफ रॉक था, ठीक है, पीस ऑफ रॉक, वो 8 न्यूटन वे करता है एयर में, पर जब हम उसको पानी में ले जाते हैं तो वेट कितना बता रहा है, 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या, वेट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, या इन द सेंस हम बात करें अपेरेंट लॉस कितना होगा, 5 माइनस 8 माइनस 5 दैट इज 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का वेट ऑफ वाटर उसने डिस्प्लेस किया होगा वहां पे, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने ये रियलाइज किया, ठीक है, कि वाटर का ही वॉल्यूम रिप्लेस करता है वो ओन वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम आपका उस बॉडी का रहेगा उसके बराबर का वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसेस, ठीक है, 3 न्यूटन। यहाँ फॉर्मूले में रखिए वेट ऑफ रॉक कितना था एयर में, 3 न्यूटन, और अपेरेंट लॉस कितना हुआ 5, 8 माइनस 5 दैट इज 3, 8 अपॉन 3 2.7। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रॉक मस्ट बी 2.7 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। दैट मींस डेंसिटी ऑफ वाटर अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब है तो रॉक की डेंसिटी 2.700 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, सॉलिड का, वेट ऑफ इन एयर डिवाइडेड बाय अपरेंट लॉस ऑफ वेट इन वाटर। और रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैसे देखे होंगे, जब हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, और वो डिफाइन होता है रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड ले जो लिक्विड है और उसको रिस्पेक्ट में किसके दिखता है, स्टैंडर्ड लिक्विड का, और स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं फिर दोबारा आएंगे। तो उसने बोला था स्टार्टिंग में जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आपका, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में नहीं है, फ्री फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्री फ्लोट कर रहा है, और उस समय उसकी एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हम लोग ने ये कॉर्क लिया था जिसका हाइट थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल हमने मान लिया, इसकी एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है इसकी एक्सिस। अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे, ये हमारा कॉर्क था, ठीक है, कॉर्क की एक्सिस क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्स। तो उसने बोला था जो कॉर्क की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अभी दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से क्लियर कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लोट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा फ्लोट हो रहा है, डूबा नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन ये याद रखेंगे। दूसरी बार कह रहा था कि उसको अब न्यूट्रल, अभी के लिए जब फ्लोट कर रहा होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तो होगा नहीं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा, जब कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा तभी सेंटर ऑफ बायोन्सी और जो इसका जी है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे होगा, तो कंप्लीटली सबमर्ज करना होगा। तो ये समझ जाए, ये इनिशियली था, अब हमने इतना एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम ऊपर का है उसको भी नीचे ले जाएंगे तो और वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रिंग है, ये वो एंकर है जिससे बोला गया था कि एंकर से हम लोग इसको खींच रहे हैं, और ये अपने आप आना नहीं चाहता क्योंकि फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में इतना वॉल्यूम वो बाहर रहेगा, ठीक है, कैसे कितना रहेगा ये सब अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और एक मतलब टेंटेटिव हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। तो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में कुछ वॉल्यूम नीचे रहेगा, कुछ फ्री फ्लोट करता रहेगा, ये उसका वाटर का लेवल है, ठीक है, फ्री सरफेस। अब बट वो कह रहा है कि जब हमको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में लाना है तो इतना एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है उसको भी पानी में लाना पड़ेगा, अपने आप तो आएगा नहीं, तो एक डाउनवर्ड फोर्स से आपको खींचना पड़ेगा। एंकर, एंकर मतलब कोई भी स्ट्रिंग, जैसे आपका जहाज में एंकर होता है तो वही एंकर है, तो आपको इसको स्ट्रिंग से नीचे खींचना पड़ेगा। और यही जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि नीचे जब आप खींचेंगे तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा, जैसे वॉल्यूम नीचे आएगा तो हमें पता जब जब वॉल्यूम नीचे आता है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, बायोन फोर्स लगेगा, ठीक है, या अप थ्रस्ट लगेगा, तो वही अप थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे ताकि ये डायग्राम और क्वेश्चन आप रिलेट कर सके, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, a cylindrical piece of cord W float with its axis in horizontal position, axis को horizontal position पे लाए in a liquid relative density, ठीक है, float कर रहा है अभी, बट आप कह रहा है by anchoring the bottom the cord piece is made to float in neutral equilibrium, neutral equilibrium में, और with its position with its axis vertical, पहले आपका क्या था, horizontal था उसका एक्सिस, अब उसका एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये डायग्राम था, पहले आपका हॉरिजॉन्टल अब वर्टिकल, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी देखा, तो रिलेटिव डेंसिटी में हमने देख लिया क्या है। अब ये हमें बोल रहा है क्या कि हमें एक्स्ट्रा वो लगाना है, ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन में देख रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या, हम फ्लोटिंग कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। तो फ्लोटिंग कंडीशन में वेट ऑफ जो सॉलिड होता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, दैट इज अप थ्रस्ट। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो ऑफ बॉडी इंटू जी, एम जी होता है, और एम क्या हो जाएगा, वी ऑफ बॉडी इंटू रो ऑफ बॉडी। अपथर्स कितना हो जाएगा, अपथर्स हमने देखा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है, जिस लिक्विड में आपने उसको डुबो रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक साइड पर रखते हैं और बाकी सब हम लोग दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी है
दूसरे साइड पे आपका रो ऑफ बॉडी है डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड रखा, ठीक है, ये कंडीशन हमने देखा, ठीक है, इधर रीअरेंज किया, जी जी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रो ऑफ वाटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या हमारा, ये क्वांटिटी आप जो देख रहे हैं रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी वो लिख दिया, और यहाँ पे अलग से क्या बन जाएगा, रो ऑफ बॉडी है रो ऑफ वाटर, इसको अलग रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, इसमें कोई क्लियर नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एक अगर बॉडी है आपको फिक्स करें तो उसकी बॉडी की जो डेंसिटी वो कांस्टेंट होगी, और वाटर क्या है उसका भी वेरी नहीं होगा, रो कांस्टेंट। तो इस पूरे टर्म में अगर हम एक देखें कि ये टर्म कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लिक्विड डिस्प्लेस अगर देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी। नोट दैट इन अबव इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू में हमेशा लिक्विड क्या इतना टर्म आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, दिस टर्म। अगर आपको लिक्विड डिस्प्लेस करना हो तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी इनटू रो ऑफ बॉडी इनटू रो ऑफ वाटर, बट हम एक यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ले रहे हैं ताकि एक हमें आइडिया लग सके कि वॉल्यूम कितना बाहर रहेगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वेशन 2 से फॉर अ लिक्विड इक्वेशन 2 यूज किया, और लिक्विड दिया हुआ था उसकी रिलेटिव डेंसिटी 4, तो यहाँ पे 4 लग देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय 4। तो अगर ये हम हटा दे और प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इस फिगर में यही चीज लिखा हुआ है कि जो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में है कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, V/4, इस पूरे कॉर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 वो डिस्प्लेस कर देगा, तो वो इतना नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितना रहेगा 3/4 बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या V है, तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू V होता है। तो मतलब V/4 नीचे डूबा हुआ है और 3/4 ऊपर है। अब ये नेक्स्ट केस में क्या, ये तो स्टार्टिंग की कंडीशन थी, हमने ये निकाल लिया इतना लिक्विड डिस्प्लेस, बट अब नेक्स्ट में वो कह रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में लाना है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 3/4 बाय इनटू V वॉल्यूम को भी हमें पानी के नीचे ले जाना है। जैसे ही इतना हिस्सा आप वॉल्यूम का पानी के नीचे ले जाएंगे बायंट फोर्स ऐड करेगा, तो बायंट फोर्स की वैल्यू अब क्या कह रहा है, कॉर्क पीस हम लोग फ्लोट कर रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखिएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम देख रहे हैं कितना वॉल्यूम हमें और अंदर ले जाना पड़ेगा, इक्वल टू साइन में देखें तो 3/4 वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू रो ऑफ बॉडी इनटू रो ऑफ वाटर इज आउटसाइड द लिक्विड, thus center of buoyancy and centroid will not coincide, center of buoyancy और centroid coincide नहीं करेगा, but we know for floating in neutral equilibrium position centroid must coincide with center of buoyancy, so we have to submerge the remaining volume, तो 3/4 volume of row body हमको सबमर्ज करना पड़ेगा with some external force like anchor which acts downward direction में, ठीक है, एंकर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और टू कैलकुलेट दिस फोर्स, अब इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें पता वॉल्यूम नीचे आ रहा था, तो उसी के अपोजिट में अपथ्रस्ट फोर्स, इसलिए आपने जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जो वॉल्यूम आप नीचे किए तो वो अपवर्ड फोर्स। तो सिंपली आपको बोला इनडायरेक्टली अपवर्ड फोर्स बता दीजिए कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर जब आप ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, वही एंकरिंग फोर्स आएगी डाउनवर्ड की तरफ। तो हमें नॉर्मली क्या कैलकुलेट करना है, अपथ्रस्ट फोर्स रिमेनिंग दिस वॉल्यूम को नीचे डाउनलोड करने, डाउनवर्ड खींचने के लिए। तो अपथ्रस्ट फोर्स निकालना है कितने वॉल्यूम डिस्प्लेस करने के लिए, 3/4 वॉल्यूम बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन 1 से गिवन होता है। इक्वेशन 1 एक बार फिर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी नहीं हमें। इक्वेशन 1 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या आती है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय, ये देखिएगा हमें अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है, तो राइट हैंड साइड में कंसिडर कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करना है इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है। तो यहां से आप देखते हैं, वापस उसी में चलते हैं, तो हमें कितना लिक्विड डिस्प्लेस करना है, 3/4 वॉल्यूम ऑफ बॉडी रो ऑफ वाटर, इतना हमें डिस्प्लेस करना है वॉल्यूम, ठीक है, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करना है एक्स्ट्रा, और इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। रीअरेंज करते हैं टर्म, ठीक है, रो ऑफ बॉडी रो ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद रो ऑफ बॉडी अलग कर लीजिए और रो ऑफ लिक्विड इधर डाल दीजिए, ठीक है, ये टर्म रीअरेंज हो गया। इधर वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, रो ऑफ बॉडी है, ठीक है, रो ऑफ बॉडी हो गया जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रो ऑफ लिक्विड और रो ऑफ वाटर क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है, वो है आपका 4 वैल्यू, तो 3/4 इंटू 4 वॉल्यूम ऑफ बॉडी रो ऑफ बॉडी, और जी क्या हो जाता है, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी जी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मास, ये आपका मास है m इंटू जी, वेट, ये W दिया हुआ था तो W लिखा, तो यहाँ से 4 कैंसिल, तो 3W। तो हमें दिख रहा है अपथ्रस्ट की वैल्यू, अपथ्रस्ट की जो वैल्यू है वो 3W है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, बट हम लोग क्या उसको खींच के रख रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंकर फोर्स लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स निकालना था, वो हो गया आपका 3W के बराबर।
तो ये आपका करेक्ट आंसर था विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम बुक्स में आपको इस तरह का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा विद सॉल्विंग विद दैट फॉर्मूला गिवन। ठीक है, फॉर्मूले की मदद से पूरा मैंने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सलूशन बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे आप कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी दे दूंगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ जिसमें हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।